सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने भी बोला आपको, आवेश के बारे में। चार्ज, चार्ज क्या है और कैसे जनरेट किया जाता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, आप कोई भी वस्तु लो, कोई भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ किससे बना है? मैं बात कर रहा हूँ देखो पदार्थ की। पदार्थ पदार्थ किससे बना होता है? प्रत्येक पदार्थ बना है परमाणु से, ठीक है ना। और परमाणु में आप जानते हो परमाणु में कौन कौन होते हैं। जैसे अगर मैं परमाणु की संरचना की बात करूँ, ये परमाणु है। परमाणु कैसा बोल देते हैं हम इसे? हमने बोला हुआ है अपनी थ्योरी को, थ्योरी में से बोला हुआ है, कंसेप्ट में केमिस्ट्री में से बोलते हैं हम, गोलाकार है। कैसा होता है ये? स्फेरिकल, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैटर। मैटर किससे बना होता है? एटम से, ठीक है ना। मैटर कोई भी हो वो एटम से बना होता है, और एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। और उसमें क्या क्या होते हैं? जैसे उसमें एक होता है न्यूक्लियस, ये जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और कौन? न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो, और उसके बाहर कौन होता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलो देखो, तो प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं? परमाणु, और परमाणु में कौन होते हैं? नाभिक, जिसके अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हम मूल कण बोल देते हैं कि किसी परमाणु के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसमें हमें यह भी कहा जाता है कि प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अंदर, जैसे प्रोटॉन पर चार्ज माना जाता है +1, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। कितना? प्रोटॉन पर कितना? +1, और न्यूट्रॉन पर कितना? 0, और इलेक्ट्रॉन पर होता है -1। तो अगर इसका टोटल करोगे तुम, तो देखो यहाँ पर कितना है? ये +1, और इलेक्ट्रॉन से कितना मिला आपको? 0, और प्रोटॉन से +1 मिला, न्यूट्रॉन से 0 मिला, इलेक्ट्रॉन से कितना? -1। तो टोटल कितना हो गया? ये 0। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 आएगा निकल के। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु में कुल आवेश कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चालक हो, अचालक हो, या फिर अर्धचालक हो, ठीक है, मतलब को चालक भी हो सकता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, या इंसुलेटर्स। ये एकदम इन सभी में टोटल चार्ज कितना होता है? इनिशियली जब तक वो चार्ज नहीं लिए जाते हैं, चार्ज 0 होता है, क्योंकि परमाणु कैसा है? उदासीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करता हूँ इस मार्कर की, तो इस मार्कर में भी अभी चार्ज है, लेकिन वो टोटल चार्ज क्या है? 0। अगर यहाँ से नहीं तो उस पर कोई इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब कंसेप्ट क्या है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी हम दो अचालक वस्तु, जैसे कि मैंने मान लो सपोज एक कैलकुलेटर लिया और एक अचालक पदार्थ ये लिया, जब भी हम इनको आपस में रगड़ेंगे, या फिर मैं इसी मार्कर को अपने बालों से रगड़ूं, तो मेरे जो बाल है वो भी अचालक पदार्थ है, ये मार्कर की ये सतह भी कैसी है? अचालक पदार्थ है। ये अगर दोनों अचालक पदार्थ आपस में रगड़े जाएंगे, तो उनके रगड़ने से एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है अचालक पदार्थों पर, जिसके कारण वो अन्य हल्के चालक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब मैं पूरी लाइन बोलता हूँ, आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो। वो ये कि जब दो अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो उनके रगड़ने से उन दोनों अचालक वस्तुओं पर एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो अन्य हल्की अचालक वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम बचपन में क्या अभी भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया कॉम्ब, ठीक है ना, ये क्या है? कॉम्ब समझते हो ना, कंघा बोलते हैं, ठीक है ना। आप कंघा लो, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, बाल काटते हैं, तो क्या होता है कि ये कॉम्ब मतलब जो कंघा होता है वो, और बालों के साथ इन दोनों को जैसे हम आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें क्या होता है? घर्षण, ठीक है ना। और उस घर्षण से क्या होता है? जैसे देखो मैं आपको बता दूं, आवेश के उत्पन्न होने का कारण हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहता है। इसीलिए जितना भी पढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही हम ज्यादातर स्टडी करते हैं। नाभिक में अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इनको तो छेड़खानी बिल्कुल करनी नहीं होती हमें, तो हमें समझना बस इलेक्ट्रॉन को। जैसे
आप ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि बालों को और कंघी को जब हम आपस में रगड़ा, जैसे मतलब बालों को काटा तुमने, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पे चले गए, सपोज दैट बालों पे चले गए, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चले जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना, मैंने बताया -1, ये कितना होता है -1। इसका मतलब है जैसे कंघी पर, जैसे यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिए, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके मैंने भेज दिया कहाँ पर, बालों पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे ज्यादा इकट्ठे, मतलब बालों पर चार्ज कैसा आ जाएगा, ये बालों पर चार्ज आएगा नेगेटिव, कैसा आएगा नेगेटिव, और कौन पे कैसा आएगा ये पॉजिटिव। मैं ऐसा मान रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा होता है मैं नहीं बोल रहा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगा या ये नेगेटिव ही होगा, नहीं, आप बस थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लें कि जैसे ही आपने बालों को काटा, कंघी की मतलब, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके मान लो बालों पर चले गए, मान लिया, तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने साथ रखते हैं नेगेटिव चार्ज। अब आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो परमाणु में कौन सा बचा, परमाणु में बचा पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका यह हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही बढ़ जाएगा, वहां हमें कुछ नहीं करना। मतलब पहले टोटल 0 था, इलेक्ट्रॉन ये चला गया तो बचा कैसा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण इसीलिए प्लस आ जाता है। बात समझ में आ रही नहीं, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चार्ज कैसा जाता है प्लस। अच्छा एक और बात यही पे समझ लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो क्या होगा, इस परमाणु में से कुछ घटेगा, इस परमाणु में से कुछ घटेगा, और एक परमाणु किसी पदार्थ के अंदर तो पक्का पदार्थ में से कुछ घटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ द्रव्यमान था, इसका मतलब है वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से चार्ज कैसा बचता है प्लस का, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल के जाएगा तो आवेश धन आवेश आता है और द्रव्यमान में क्षति हो जाती है, द्रव्यमान थोड़ा कम हो जाता है। शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। यानी क्या बोला, जैसे बालों को और कंघी को हमने आपस में घर्षण किया है, तो मतलब इनको फ्रिक्शन कह रहे हैं, ये क्या है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है ना, घर्षण रगड़ना। तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, इधर निकल के चले गए, इलेक्ट्रॉन जब बालों पर जाएंगे तो इस पर जाएगा नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। मतलब ये कैसा है, आप बोल सकते हो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं कंघी की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ किया आपने, उसके बाद जो कंघी है उस कंघी पर ऐसे यहाँ पर चार्ज आया, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इस कंघी को क्या बोलेंगे, ये कंघी हो या बाल, में किसी एक को लेकर के समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम वैद्युतमय पदार्थ। क्या बोलते हैं, वैद्युतमय पदार्थ, ठीक है। और ये जो गुण उस पर उत्पन्न हुआ है, प्लस का हो सकता है और माइनस का हो सकता है, जिसको हम आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आवेश, ठीक है ना, चार्ज। तो चार्ज कोई नई चीज नहीं है, चार्ज किसको शो करता है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मान के चले तो चार्ज सिर्फ एक छोटे से पॉइंट को बताता है, वो ये कि या तो किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए हैं या उस पर इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए हैं या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। आवेश बस इस बात को बताता है और कोई नई चीज नहीं बताता। और शायद इलेक्ट्रॉन से आप लोग 11 से वाकिफ हो, इलेक्ट्रॉन को आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये बहुत ही मजेदार बात है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप चाहो तो 1 मिनट लिख सकते हो उसे साइड में से, वैसे तो साथ ही साथ लिखते रहो। सही चल रहा है प्रोग्राम, समझ में आ रहा है सब लोगों की, नहीं आना चाहिए। चलो मैं इससे हटाता हूं यहां से। देखो वैद्युतमय पदार्थ, चलो ये ठीक है, सारी बातें आप इसके बारे में आपको बता रहा। हाँ, जैसे अब मान लो जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, कोई भी वस्तु है और इस पर चार्ज मैंने मान लिया, सपोज दैट पॉजिटिव है। चार्ज कैसा है इस पर, पॉजिटिव, प्लस का चार्ज मान लिया, ठीक है। ये प्लस किसको शो कर रहा है, ये वाला जो प्लस है ये बता रहा है किसको, धनावेश को। किसको बता रहा है, धनावेश। अरे ये क्या मजाक मजाक में एक चीज और एक सीख ली हमने, क्या वो ये कि आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, एक तो धनावेश हो गया, दूसरा ऋणावेश हो गया। चलो देखते हैं, इनको भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देना, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या मैंने बोला, वैद्युत क्षेत्र, जैसे ये कोई भी आवेश है, ये चार्ज पार्ट जो भी, मतलब कोई भी वस्तु जिस पर आवेश है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर धनावेश आया, तो ये अपने चारों क्या करेगा, ये वस्तु जो भी है
ये मान लेते हैं इस पर आवेश ये क्यू है, क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब ये बात तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके मतलब क्या मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है आवेश कहलाता है, इसे क्यू से निरूपित करते हैं, किससे, इसे क्यू से निरूपित करते हैं, मतलब आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, ठीक है ना, वो मतलब यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल हो सकता है, मतलब किसी भी मेटल का जो भी वह प्रॉपर्टी होती है जो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, किसी भी मेटल की वह प्रॉपर्टी जो अपने चारों ओर क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, आवेश कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, चार्ज, इक्वल चार्ज, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, इसे किससे निरूपित करते हैं हम, क्यू से निरूपित करते हैं, मतलब ऐसे अगर ये कोई आवेश है तो अपनी ओर चारों ओर ये क्या बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र, क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब तुम बोलोगे कि जैसे कोई आवेश क्यू है वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, तो हम कैसे मान लें कि वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है, या कैसे पता चला, कैसे मतलब हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग में देता हूँ, वो है चुंबक वाला। देखो इसे हटाता हूँ क्योंकि तो काम की चीज नहीं, काम की चीज बस ये आपको जो याद करना है वो ये, ठीक है ना, ये कंसेप्ट सिर्फ आपके समझने के लिए, ये प्लस नेगेटिव माइनस ये सब बताऊंगा अभी, थ्योरी के क्वांटम फिजिक्स में बताता रहूंगा याद क्या क्या करना है, मतलब आप सबसे पहला पॉइंट ये याद करना है आपको, ठीक है ना, ये आप इसकी परिभाषा और कुछ नहीं, और किससे निरूपित करते हैं, एक वर्ड आया था फ्रिक्शन, मतलब पदार्थों को हमने रगड़ने की बात की है। अच्छा कोई और भी तरीका होता है क्या, हाँ वो हम आवेश को उत्पन्न करने के तरीकों में बताएंगे, एक प्रेरण भी होता है, प्रेरण बहुत अच्छा रहता है आवेश को उत्पन्न करने का तरीका, जनरेट करने का, ठीक है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जैसे अभी मैंने बोला कि कोई भी आवेश क्यू है उसके चारों ओर क्या बनता है, एक मैंने बोला ये विद्युत क्षेत्र, क्या बोला मैंने, विद्युत क्षेत्र। अब तुम्हारा डाउट रहेगा यहाँ, मैंने बोला इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसको आप समझिए कुछ और अच्छे एग्जांपल से, जैसे आपने कंघी की, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, सपोज दैट ये कंघी है, ठीक है ना, क्या कह रहे हो, लग नहीं रही है, मान लो भाई कंघी है और इस पर चार्ज कैसा है, प्लस का, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कंघी को कैसे ऐसे पदार्थ के साथ रगड़ा गया, मैं नहीं कह रहा कि बालों में ही रगड़ो, कुछ ऐसा लिया कोई अचानक पदार्थ हमने कि जिस पे इससे कंघी पे आ गया प्लस का चार्ज, ठीक है। अब आप क्या करें, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए, किसके टुकड़े, कागज के, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये हैं सभी कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के छोटे छोटे टुकड़े। अब समझो इसे, देखो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप बालों को काटने की कोशिश करें, बालों में कंघी को थोड़ा सा रगड़ें, उसके बाद आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेना और उनके पास कंघी को ले जाओगे तो आप महसूस करोगे कि वो कंघी जो है वो मतलब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है ना, तो उससे आप पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहाँ पर क्या आ गया बीच में, कंघी के चारों ओर यहाँ पर क्या हो गया, ये आवेश था और आवेश के चारों ओर क्या आ गया, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र। देखो और इसको थोड़ा सा डायरेक्टली चलते हैं चुंबक के वाले कंसेप्ट पर, देखो यहाँ से समझ में आता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, करते ही, और बाकी तो ये जैसे पता चला बुक से रीडिंग लगा दीजिए इंट्रोडक्शन, आपको पता चल जाएगा आवेश की उत्पत्ति हुई कहाँ से, ठीक है ना, आपने एग्जाम में क्वांटम फिजिक्स से बस ये इतना ही काफी है। हाँ थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको, वो वाला कंसेप्ट कौन सा, जैसे मैंने अभी जो टुकड़ा वाला कंसेप्ट बताया था, ये इसको आकर्षित करता है। अब जैसे समझ में ये नहीं आता कि किसी आवेश के चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र आता कहाँ से, जैसे ये विद्युत क्षेत्र में बोल रहा हूँ ना, तो इसको समझते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो उत्पन्न हुआ है विद्युत क्षेत्र, ये माना कैसे, तो थोड़ा सा इसे विजुअलाइज कराने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप एक काम करें, इस टाइप की चुंबक शायद सभी ने देखी होगी, चुंबक देखिए सभी ने, मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेट, सभी ने वो स्पीकर के पीछे लगी होती है ना वो वाली चुंबक देखी होगी, और पहले हम ऐसे खेल करते भी थे, वो चुंबक के अगर दो टुकड़े हो जाते हैं ना तो आपस में जुड़ते नहीं है, वो कंसेप्ट भी कभी बताया जाएगा आपको कि अगर हम उसको घुमा देते तो वो आपस में जुड़ते नहीं, दूर दूर फेंकते दूसरे को, और अगर घुमा देंगे पलट देंगे उसे, चुंबक एक दूसरे को खींच लेती हैं, ऐसा कुछ होता है।
शायद आपको याद हो तो इस तरह से चुंबक के टुकड़े कर देते थे हम, और फिर चुंबक के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे को खींच लेते हैं, या जैसे ये टुकड़े, इसको अगर यूं जोड़ो तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन इसको अगर मैं पलट दूं तो फिर जुड़ते नहीं है, कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है चुंबक के साथ, शायद अगर आपको मालूम भी हो तो। फिलहाल आपसे समझो, जैसे चुंबक है और आप यहाँ पे लेकर के आओ लोहे का बुरादा, क्या लेकर के आया मैं, ये है सपोज दैट लोहे का बुरादा, ठीक है। तो ये चुंबक क्या करती है, लोहे के इन कणों को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, शायद आपको मालूम होगा तो एक बात बताओ, चुंबक यहाँ थी, लोहे का जो बुरादा था वो यहाँ था, बुरादा यहाँ, चुंबक यहाँ, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या था कि ये लोहे के जो बुरादे के जो कण थे छोटे छोटे, वो चुंबक की ओर आकर्षित हुए, कोई तो चीज होगी ना। तो वो चुंबक के चारों ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक वैसे ही आवेश, मैं क्या बात कर रहा हूं, आवेश, आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था आपका इंट्रोडक्शन स्थिर वैद्युतिकी का, जिसमें आवेश के बारे में बताया गया बस। अब ऐसे आवेश कहां से उत्पन्न हुआ, और रीडिंग आई है बुकों से, और अच्छे समझ में आएगी ये चीजें। ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, जैसे अभी मैंने आपको बताया आवेश वहां पे कैसा आया था, दो प्रकार है, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जिस वस्तु से, जैसे कोई वस्तु यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, तो यहाँ पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। और मान लो किसी वस्तु पर ही आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब प्लस हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पर जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ जाते हैं वहाँ पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। इसीलिए आप बोल सकते हो आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब पहला पॉइंट आपको याद करना है, और दूसरा पॉइंट ये, आवेश के प्रकार में आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और, मतलब धनात्मक आवेश या धनावेश बोल सकते हैं आप इसे, और ऋणावेश मतलब ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज होता है और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट बनता है आपका कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब रिपेल करते हैं, ठीक है ना। एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार पॉइंट है और बहुत ही अच्छा। क्या है, सेम चार्ज, अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्ज होंगे इन नेचर तो वो कैसे एक दूसरे क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी यहाँ पर कोई मैं पॉजिटिव चार्ज ले जाऊँ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, ठीक है ना, मतलब प्रतिकर्षित बोलते हैं है ना हिंदी में, प्रतिकर्षित मतलब प्रतिकर्षण होगा। और अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा इधर भी यहाँ पे नेगेटिव है, इन दोनों में मत देखिएगा, मैं यहाँ पर अलग अलग लेकर के समझा रहा हूँ आपको। तो देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को, ये भी क्या करते हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर समझे से, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट, ठीक है ना, मतलब धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। समझने के लिए आप ये मान सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक ए बॉय एंड नेगेटिव चार्ज जस्ट लाइक ए गर्ल। और जल्दी समझ में आएगा, कुछ के तो बहुत ज्यादा जल्दी आ गया होगा अब तक, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये बॉय, और नेगेटिव चार्ज क्या बोला मैंने, गर्ल। देखो बॉय और बॉय मतलब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल, मतलब लड़ाई होगी पक्का। नेगेटिव चार्ज छुट्टियां पकड़ के समझ सकते हो, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। बस आपको इतना याद रखना है, कुछ जस्ट समझाने के लिए, ज्यादा गंदा पे मत जाना, ठीक है। क्या मैंने क्या बताया आपको, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को, डिफरेंट चार्ज इन नेचर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रकृति में, मतलब प्लस और माइनस ये किसको बताते हैं, पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा हूँ ना, ये क्या बोली जाती है, चार्ज की नेचर बोली जाती है, प्रकृति बोली जाती है, ठीक है ना। कभी कभार वो प्रकृति पूछ लेता है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन इस टाइप का आता है, मतलब दे रखा होगा क्वेश्चन। अभी बात करते हैं आगे, चलो।
आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज की बात करें तो एक होता है कूलम, ईएमयू और ईएसयू, तीन मात्रक है। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी चार्ज मूव करता है, अभी इस रिलेशन की तो कोई जरूरत नहीं है वैसे मेरे हिसाब से, चल छोड़ो से, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये रिलेशन भी बता दूंगा कि इनमें रिलेशन क्या होता है, बस आप इतना जान लीजिए कि ये है। देखो ये कूलम जो नाम लिया गया वो किसके आधार पर है, साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पर लिया गया। और ये ईएमयू इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ठीक है ना। हालांकि तुम बोलोगे कि ये मैग्नेटिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब एग्जैक्ट चार्ज ही होता है कि जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है उस कंडीशन में वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, ठीक है। और जब वो रुका हुआ होता है आवेश, मतलब ब्रह्मावस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज की जाती है, ठीक है। हालांकि एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। बस एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एमकेएस पद्धति में जो ये यूज किया जाता है, एमकेएस सिस्टम में, किसमें, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में तो आता है कूलम, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर है। और ये ईएमयू और ये ईएसयू, इनका यूज जब भी करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि चार्ज मूव कर रहा है या नहीं। अगर वो मूव कर रहा है तो ईएमयू यूज करेंगे, और मूव नहीं कर रहा है तो फिर ईएसयू यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आवेश की विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, अगर डायमेंशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो ये होती है 80। कैसे, देखो एक कंसेप्ट आगे चल कर क्या आएगा, वैद्युतधारा जो होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज I होता है Q/T, ये कैसे ऐसे मत समझो फिलहाल, ठीक है ना, आगे बताएंगे इसके बारे में। ये देखना विमा कैसे है, तो I जो वैद्युतधारा होती है, वैद्युतधारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर, वैद्युतधारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर से लिया गया है A, तो यहाँ पर आता है A और समय से आता है T, इस T का कर देते हैं हम इधर गुणा, ठीक है, इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 80, तो Q बराबर आया कितना यहाँ से 80, मतलब अगर मैं I लिखता हूँ तो IT लिख दूंगा तो Q बराबर 80 फॉर्मूला हो जाता है। I की विमा A रहती है और समय की विमा T, इसीलिए यहाँ पर Q की विमा, Q मतलब आवेश की विमा क्या हो जाती है 80, ठीक है ना। तो यहाँ से आवेश की विमा याद कर सकते हो बस। अच्छा चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया ये एमके सिस्टम के बारे में बता दिया। एक पॉइंट यहाँ पर रह गया कुछ, कूलम का नेम हो गया, ईएमयू ईएसयू हो गया। हाँ देखो, अब मैंने बताया जैसे कोई चार्ज है Q, इसके साथ तीन केसेस हो सकते हैं। Q क्या है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आवेश मतलब चार्ज, तीन बातें क्या क्या हो सकती हैं, मतलब वो चल सकता है v का, या तो वो जीरो हो सकता है, उसकी स्पीड क्या हो सकती है जीरो, मतलब चार्ज मूव ना करे। जब वो मूव नहीं करता है तो सिर्फ और सिर्फ बनाता है वो वैद्युत क्षेत्र, क्या बनाता है वैद्युत क्षेत्र। क्या बात कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मैंने भी बताया था कोई भी आवेश Q है तो अपने चारों क्या बनाता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो जब वो रुका हुआ हो आवेश, मूव ना करे तब, और जब b नॉट इक्वल टू 0 होता है लेकिन उसमें a इक्वल टू 0 होता है। a का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है ये, एक्सीलरेशन, चलो मतलब इसे हम बोलते हैं त्वरण, ठीक है। जब त्वरण क्या था वो v नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया, यहाँ पर मैं इसे कांस्टेंट लिख देता हूँ। कैसा लिख दिया मैंने इसे, कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है वो अपनी एक फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो 2 किलोमीटर पर आवर, कुछ ऐसा, कोई भी स्पीड हो सकती है उसकी, मतलब वेग की बात कर रहा हूँ मैं, उसका मतलब कुछ भी वेग होगा उस कंडीशन में एक्सीलरेशन अगर वो कांस्टेंट है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। अगर वो वेलोसिटी में चेंज नहीं करेगा तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा जीरो। जब उसका त्वरण जीरो होगा उस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या करता है वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तो मिलता ही है, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या मिलता है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या बात कर रहे हो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है एक नियत चाल से। और एक थर्ड केस आता है जब वो v नॉट इक्वल टू 0 होता है और डिफरेंट, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब उसका जब भी वेलोसिटी भी नॉन जीरो होती है और एक्सीलरेशन भी नॉन जीरो होता है, त्वरण और वेग दोनों ही अगर अशून्य हो, जीरो ना हो, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और आता है फिर EMW, EMW में से डाला हूँ। EMW का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब जब V नॉट इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब वो वैद्युत क्षेत्र भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल। देखो कैसे, इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता देता हूँ। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ डिजाइन सी बनती है, कुछ अच्छी सी, आप इसे ऐसे समझ लें जैसे ऊपर की ओर, ऐसा कंसेप्ट है कुछ। एक मार्कर और लेते हैं इसके लिए, जैसे चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं क्यू, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। अगर मैंने सेंटर को देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जनरेट करते, सॉरी डिनोट करते से ई से, और इधर मैग्नेटिक फील्ड बी, समझे। जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आवेश रुका होता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब वो चलने लग जाता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जब वो मतलब डिफरेंट चार्ज से मूव करता है, मतलब उसका जब त्वरण जीरो नहीं होता, तो उस कंडीशन में और वो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोला गया इसमें, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ई और बी एक दूसरे कैसे होते हैं, एकदम लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, EMW में बस इतना याद रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। मतलब EMW इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बस एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वो चार्ज मूव कर रहा है तो क्या होता है क्या नहीं होता। देखो एक और बात बता दूं, जैसे आप आवेश मूव करने लगेगा तो एक कंसेप्ट और बनेगा, मतलब एक यूनिट और बन जाती है, फिर पूरा मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना पड़ता है फिर हमें, ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र तो है ही है, तो बड़ी दिक्कत रहती है। मतलब सबसे पहले स्टडी जो हमें करनी है वो इसके बारे में, जब आवेश रुका हुआ है। फिर दूसरी स्टडी करेंगे जब वो आवेश मूव करेगा तो दो चीजें बनेंगी, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अभी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों में यहाँ पर भी एक वर्ड नया आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टडी करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, फिर EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। मतलब लगभग पूरी फिजिक्स में 90%, फर्स्ट फिजिक्स का 90% पार्ट वो यहीं से बना हुआ है। चार्ज रुका हुआ है, चार्ज मूव कर रहा है तो क्या क्या कंडीशन है, ठीक है ना, ये सब। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, फंडामेंटल ऑफ चार्ज, मूल आवेश। फंडामेंटल ऑफ चार्ज, मूल आवेश, ये तो पहले चलो हम लिख देते हैं, मूल आवेश। थोड़ा सा समझिएगा इसे, फंडामेंटल ऑफ चार्ज, स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से। देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश माना गया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश होता है या है, मूल आवेश है, होता है, मूल आवेश होता है, इसे मूल आवेश होता है, इसे ई से निरूपित करते हैं, ई से निरूपित करते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर जो होता है, ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश बोला गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एक कारण है इसका, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश क्यों बोला गया है, क्योंकि किसी पदार्थ का मूल कण इलेक्ट्रॉन ही है एक तरह से। क्यों, क्योंकि देखो जब भी कोई बात होती है, जैसे कि नाभिक है, नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर, तो जितनी छेड़खानी होती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ होती है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल भी बोला गया है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश बोला गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट रहता है आपका आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्वांटाइजेशन की। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता,
अनिश्चित रूप से विभाजित का मतलब क्या है, इसे समझते हैं थोड़ा सा आगे। और कि अगर किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश Q इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां Q क्या वस्तु पर उपस्थित आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और इक्वल्स टू कितना -1.6 × 10⁻19 कूलम। इस बात को समझो थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर आवेश कितना भी हो Q, वो प्लस का हो या माइनस का हो, प्लस हो या माइनस, आवेश Q कितना भी हो, लेकिन उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दें, मतलब जैसे Q बराबर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर Ne, तो यहाँ से अगर मैं N निकालूं तो कितना आएगा वो Q/E। तो इस N, ये जो N आता है N, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैसे सच दैट N बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या में कमी हो या अधिकता हो, लेकिन वो N की वैल्यू कैसी होगी, +1, N की वैल्यू कितनी आएगी, +1 +2 +3, तो N की वैल्यू प्लस ना लगा करके सीधा बोल सकता हूँ 1 2 3 4, कुछ ऐसा। मतलब इस N की वैल्यू कभी भी 1.5, 3.15 या 4.01 ऐसी कुछ नहीं हो सकती। N की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, ये इंटीजर नंबर आती है। मतलब किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का कैसा होता है, n गुना। अनिश्चित रूप से विभाजित करने का मतलब है हम अपनी मर्जी से आवेश को कैसा भी बनाने की कोशिश करें कि ऐसा बन जाए ऐसा बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आवेश कैसा बनेगा, मतलब किसी वस्तु पर आवेश, देखो जब भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं, जैसे ये कोई वस्तु, छोटा सा पॉइंट है जो इसको समझा सकता है, वो ये कि जैसे इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, तो मान लो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, 10, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10.25 इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाए, या मैं बोलूं 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, 2.25 अद्धा पौवा, ये सब नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ चलता है सीधा इलेक्ट्रॉन का इंटीजर नंबर, ठीक है ना। इंटीजर नंबर का मतलब है 1 2 3 4, मतलब एक पूर्णांक संख्या, बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन जनरेट होता है बस, यहाँ से वो आपसे कभी कभार n की वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभार q की। एक बात और समझ लें कि प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस माइनस इस बात को बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो माइनस आएगा, और इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन निकल करके चले गए, तो कैसा आएगा, प्लस आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा, कैलकुलेशन में आपको एक 1/e की वैल्यू की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, 6.25 × 10⁻18। या मात्रा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, बस एक डाटा याद रखिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, और E का मतलब ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड रहेगी। E का मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलम आवेश का धनावेश रह जाए। अच्छा, इतना आवेश रह जाए, कोई नहीं। देखो सबसे पहले उसने बोला है कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या मानते हैं हम, n माना है, n इलेक्ट्रॉन माना, हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान लेते हैं, माना हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू n, ठीक है। अच्छा, इस पर आवेश कितना आ रहा है, आवेश मात्रा से पता चल जाएगा कितना, q की वैल्यू, q दिया है, q बराबर कितना है 1.0 × 10⁻⁷, इतना इतना। और E तो आप जानते हो, E कितना हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट लिख सकते हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, दोनों की मात्रा लिख सकते हो यहाँ पर। इस बात को थोड़ा समझें। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे लिखा है -1.6, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इक्वल्स टू इतना। तो देखो न्यूमेरिकल के क्वांटम व्यू से हमें यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है n की। तो यहाँ पर नेगेटिव जो साइन है वो नेचर को बताता है, संख्या से, संख्या पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो इससे चलो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, माइनस या प्लस हम लें या ना लें हमारी मर्जी, वैसे नहीं लेते बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि हमें n को निकालना और n कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर। एक मिनट, आवेश के क्वांटिटी का स्थिति q बराबर कितना होता है ne, वो प्लस और माइनस मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपको देखो इसमें क्या पता है, q पता है, e पता है, n निकालना है, वैल्यू पुट कर दो। q की वैल्यू कितनी है, q, ये वाला q कहाँ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे,
ठीक है ना, कितना है 1.0 इंटू 10 टू द पावर कितना -7 इजिकल टू n आपको निकालना है और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको इधर डिवाइड कर दो तो n इजिकल टू आ जाएगा यहाँ से 1.0 इंटू 10 टू द पावर -7 और यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। ठीक है, अभी एक मिनट देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या, मैंने कहा था आपसे, इसे क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा था जैसे 1/e की वैल्यू कितनी थी 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितनी थी प्लस का 18, याद है आपको। तो देखो सुनो, e की वैल्यू तो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही तो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इसीलिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा। देखो इसको जैसे मैंने इसमें एक से गुणा किया हुआ है या ऑलरेडी प्रेजेंट है ऊपर, इसको इतने वाले भाग को, इसको यही तो है जिसको हम इतना लिखते हैं, तो इसको लिख दो n इक्वल्स टू कितना, ये वाला पार्ट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 और उसके बाद कितना लिखा है 10 टू द पावर -7। तो यहाँ से इसे हल करो कितना बनेगा ये, अब इसे हटा दूं, देख लीजिएगा, इसे लिख लेना, ठीक है। देखो ये बन जाएगा यहाँ से n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 की घात 18 में से 7 गया तो कितना बचा ये 11, सही है ना, 18 में 7 में तो 11 बचेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन अगर हम हटाएंगे तब जाकर के इतना आवेश उत्पन्न होगा किसी भी वस्तु पर। चलो कूलम का नियम, देखो मैंने भी आपको बताया कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है, ठीक है, और वो बल जिसे हम क्या बोलते हैं वैद्युत बल, क्या बोलते हैं वैद्युत बल, वो आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का। तो उस बल को ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट थे कूलम साहब, जिन्होंने एक नियम दिया जिसको बोला जाता है कूलम का नियम, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ये आपको याद करना है, लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एवं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के, ठीक है, एवं इसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुसार होती है, मतलब जो भी बल है उसकी दिशा कैसी होती है, हमेशा उसी रेखा पर होती है, ठीक है ना। चलो फिर से समझते हैं, मैंने क्या बोला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्रा, जैसे इधर समझो सीधा है, जैसे मान लेते हैं, जैसे माना दो बिंदु आवेश पॉइंट को थोड़ा समझें। देखो बिंदु आवेश का मतलब है बहुत ही छोटा चार्ज, मतलब चार्ज डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत छोटा, मतलब उनके बीच की दूरी ज्यादा है, उनका जो साइज है वो छोटा है, ठीक है ना। चलो तो बिंदु आवेश के लिए ही लगेगा, जैसे एक तो ये है पॉइंट चार्ज है बहुत ही छोटा, और एक मैंने ले लिया कोई स्फीयर गोला, ठीक है ना, तो इन दोनों में से किस पर लगेगा कूलम का नियम लगेगा इस पर, ये जो पॉइंट चार्ज मैं बोल रहा हूँ इस पर, पॉइंट चार्ज पर, ठीक है ना। लेकिन जब मैं स्फेरिकल मतलब बड़ा आकार ले लिया मैंने उस गोले पर अगर आवेश, तो फिर उसके लिए कूलम का नियम लगेगा क्या, देखो लग सकता है, कंडीशन है कि उससे दूरी जो वो बहुत ज्यादा हो, मतलब जैसे कि मैंने एक गोला ये लिया और एक दूसरा गोला ये ले लूं और मैं इन दोनों गोलों के बीच में बात करूं, ठीक है ना, तो अब जब बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये जो गोला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्फीयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट में, ठीक है ना। उस कंडीशन में जैसे देखो चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ से आप देखते हो तो रोटी की साइज जैसा लगता है, समझ लो, तो बहुत छोटा दिखता है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब बड़ा आकार होने के बाद भी जब दूरी ज्यादा हो जाती है तो दर्शन कोण छोटा हो जाता है, जिसके कारण उसका आकार छोटा हो जाता है, मतलब पॉइंट चार्ज माना जा सकता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में लगा सकते हैं कूलम का नियम, अदरवाइज किसके लिए लगता है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। और देखो यहाँ पे क्या मतलब दो स्थिर मतलब आवेश जब रुका हुआ होगा तभी ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर वो चला तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो आवेश कैसे होने चाहिए रुके हुए, अगर आवेश स्थिर है तभी लगा सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो मूव करते तब ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। मूव करने का मतलब है यहाँ पर चार्ज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी अगर ब्रह्मावस्था में है तब लगा सकते हैं, मतलब अगर दो आवेश ऐसे क्यू ये इधर चल रहा है ये भी इधर ही चल रहा है, ठीक है ना, और इस इक्वल स्पीड से चल रहा है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब उनकी सापेक्षिक गति जो सापेक्षिक वेग है जो रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करते हैं वह 0 होनी चाहिए,
ठीक है ना। हालांकि एक नया फील्ड और जनरेट हो जाएगा मैग्नेटिक, जो मैंने आपको बता रखा है मूव करने पर। अच्छा, तो जैसे मैंने मान लिया 2 आवेश मान लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक आवेश मान लिया ये Q1 और दूसरा आवेश मैंने मान लिया ये Q2, और इनके बीच की दूरी मैंने मान ली R। तो आवेश Q1 और Q2 है, उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुपाती, मात्रा को आप परिमाण भी बोल सकते हो। इसका मात्रा का मतलब सीधा सा है कि आपको प्लस या माइनस साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं लेना है बस, ठीक है ना। अच्छा, तो आवेश F जो होता है प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। अच्छा, और दूसरा उनके बीच की जो दूरी R होती है उसके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कैसा होता है, व्युत्पन्नपाती, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन किया, मतलब इनको संयुक्त करने पर अगर हम कंबाइन करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को, तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, Q1 Q2 तो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिख दिया, और R स्क्वायर नीचे तो उसे नीचे लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखो ये जो साइन लगा हुआ है समानुपाती और अनुपाती है, इसे डायरेक्टली कोड में, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा करके हमें यहाँ एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। क्या लेके आना पड़ता है, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट ले आया सपोज दैट में k, ठीक है ना। तो इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक दूसरे से r दूरी पर कहाँ पे रखा है उनको मैंने, निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में। तो तुम्हारा डाउट हो सकता है निर्वात क्या होता है, इसे वैक्यूम बोलते हैं हम, ठीक है ना। वायु तो समझ में आता है, हवा में, स्पेस में या खुले में रख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन निर्वात का क्या मतलब है, निर्वात का मतलब होता है वह स्थान जहां से हवा को भी हटा दिया जाए। अगर आप वहां से एयर को हटा दोगे तो वो जगह जो बनती है खाली जगह, उसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम, ठीक है ना। तब कूलाम के नियम से ये कंबाइन ऐसा समझ में आता है। मैंने बोला k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब डाउट यहाँ पर रहेगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना। अभी बताते हैं इसके बारे में तुम्हें। और ये 9 × 10⁹ मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू एग्जैक्ट इतनी होती है, ठीक है। देखो मैं से मान लेता हूँ थोड़ी देर समीकरण नंबर लिखना 3, ठीक है। तो देखो k की वैल्यू ये जो भी है इसको यहाँ पर रख दो, यहाँ पर। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट 0 भी बोल सकते हो आप, एप्सिलॉन में लिख दिया है, क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी खुद की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये AIW में भी आया हुआ है, AIW 2013 में ये क्वेश्चन आया था। लेकिन क्वेश्चन में आपसे इसकी विमा पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी, इसकी विमा। तो आप इसकी विमा देख सकते हो, मैं एरो लगा करके इसकी विमा लिख देता हूँ, या सीधा एग्जैक्ट यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चलो ठीक है। तो इसकी जब आप विमा निकालोगे तो देखो कितनी आएगी, कूलाम, कूलाम की विमा आपको पता है कितनी होती है, 80, और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं बता चुका हूँ कूलाम के बारे में, तो आपको न्यूटन बल। F की विमा कितनी होती है, तो F बराबर होता है ma, और A की विमा कितनी होती है, LT-2, LT-2। F बराबर देखो F का सूत्र कितना होता है ma, तो m की विमा कितनी होगी, m मास, और a त्वरण, इसकी विमा कितनी होती है तुम्हें पता है ना, LT-2, तो कितना हो जाएगा mLT-2, ठीक है। और मीटर, मीटर के लिए क्या आएगा L, यहाँ पर 2 लिखा है तो कितना हो जाएगा L2, ठीक है। तो यहाँ से हल करो कितना बनेगा, इसे सॉल्व करने पर देखो ये m यहाँ पर पावर कितनी है 1, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा m-1, और कितना है यहाँ पर 1L1 है, और यहाँ पे 2, तो कितना 1 और 2 कितना हो गया 3, तो mL3, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे t की पावर कितना बनी 2, ये ऊपर जाएगा तो ये -2 + 2 हो जाएगा, और ये +2 और +2 कितना हो जाएगा 4, तो t4 और a2, तो यहाँ से टोटल बना कितना m-1 L3 t4 a2, ठीक है ना। ये AIW में पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक बार ठीक से देख लीजिएगा, m-1 L3 और t4 a2, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो ये विमा याद कर लीजिएगा। हालांकि 12th एग्जाम में ये नहीं आती, 11th के एग्जाम में आती है, क्योंकि बोर्ड में विमा हटा दी गई है, पहले थी, पहले जब सिलेबस एक ही जगह था तब था, ठीक है। आगे एक और अच्छा कंसेप्ट बताते हैं, छोटा सा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हटा दे रहा हूँ इसे, जैसे एक छोटा सा पॉइंट और समझ लीजिएगा, नोट्स लिखते रहिएगा साथ के साथ। जैसे 2 आवेश Q1 और Q2 है, और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है,
अब वो हवा में ना रख करके मैंने किसी माध्यम में, जैसे कि मैंने ईथर में डाल दिए या फिर मैंने पानी में डाल दिया उन्हें, ठीक है, तो उस कंडीशन में इनके बीच में जो लगने वाला जो बल है वो चेंज हो जाता है। और जैसे माध्यम का एक नया पॉइंट आता है, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल के। मैंने यहाँ पर स्मॉल के बोला हुआ है, ये क्या है स्मॉल के, वहां पर जो के बोला था वो कैपिटल था, ठीक है, ये बात क्लियर है, स्मॉल के और कैपिटल के। तो यहाँ पर के क्या है स्मॉल के, माध्यम का परावैद्युतांक, ये कोई माध्यम है। तो जब ये बल लगता है F इक्वल्स टू, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ स्मॉल के और आ जाता है, ठीक है ना, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी जो मैंने लिखा था वो क्या था, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, वहाँ पे नई चीज क्या आ गई है के, जो के किस पर डिपेंड करती है, माध्यम पर, ठीक है ना। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है, ये बराबर होता है किसके, एप्सिलॉन के, ओनली किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन। यहाँ पर ये एप्सिलॉन बराबर किसके है, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो जो और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और म्यू नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखो ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, किसको क्या बोला गया है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के और एप्सिलॉन। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको ये याद रखनी है एप्सिलॉन नॉट की। अगर आपको इस फॉर्मूले पर बेस जैसे याद रखते हैं, अगर आप के की वैल्यू निकालोगे स्मॉल के, जो कि क्या है, ये इसे क्या बोलते हैं हम, परावैद्युतांक। तो अगर परावैद्युतांक का कोई क्वेश्चन अगर आपसे दे दिया जाए, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन पूछ लेता है वो, जैसे इसमें आपको के दे रखा होगा, मतलब माध्यम का परावैद्युतांक के दे रखा होगा और ये हमें याद रखना होता है। ये मैंने बोला ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है इसके बारे में, एप्सिलॉन के बारे में, ठीक है ना। तो एक ये रिलेशन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहता है न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट, मतलब न्यूमेरिकल के हिसाब से। चलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई और अच्छी बात यहाँ पर, हाँ वो ये कि के की जो वैल्यू होती है ये होती है 1, किसके लिए, वायु के लिए, या आप निर्वात के लिए भी बोल सकते हो, किसके लिए, निर्वात या हवा, मतलब एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। और के की वैल्यू लगभग होती है 8, वैसे तो 80 होती है, 81 मान लेते हैं, ये होती है वाटर के लिए, पानी के लिए, जल के लिए, ठीक है। और उसके अलावा के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये अनंत होती है, किसके लिए, ये होती है धातु की प्लेट के लिए, धातु के लिए, धातु के लिए, ये बात क्लियर है। तो इसीलिए याद रखना है, एक छोटा सा पॉइंट और बनता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कभी किसी एंट्रेंस में भी या बोर्ड एग्जाम में, कि जो स्मॉल के, जैसे बार बार स्मॉल के लिखिएगा, जो परावैद्युतांक के है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, बराबर होती है 1 के, और छोटी होती है या बराबर होती है अनंत के, मतलब के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है लास्ट, ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रख दोगे, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, के की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो एफ, देखो 1 किसके लिए आता है, वायु के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वायु, ठीक है। और जैसे यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो बना नहीं बना वही फॉर्मूला, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ये के स्मॉल के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को लेकर के, और फिर आगे जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। Subscribe the channel please.